आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें कुछ हम लोग इंडेक्स बताते हैं इस चैप्टर में क्या सीखना है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग सीखेंगे रिएजेंट अर्थात अभिकारक, प्रोडक्ट उत्पाद, केमिकल इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, और एक बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। और साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हम लोग साथ साथ एक और अभिक्रिया सीखेंगे एक्सोथर्मल रिएक्शन, है ना। और हम लोग सीखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसे डीकंपोजिशन का मतलब होता है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हम लोग एक अभिक्रिया का और प्रकार पढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और फिर सीखेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर सीखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहेंगे। और हम लोग सीखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण का प्रभाव क्या होता है। और फिर सीखेंगे कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कि संक्षारण, और प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन, हम इससे कैसे संक्षारण से कैसे बचें। और हम लोगों को सीखना है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता, अर्थात इस पूरे चैप्टर में इन चीजों को हमें सीखना। देखिए, इनको सीखने के लिए हम एक लोग क्रम से देखते हैं कि कैसे इसको सीखें। आइए शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन से। आखिर केमिकल रिएक्शन क्या है? देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में की बात करें अगर, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन जो हम लोग लेते हैं, वो केमिकल रिएक्शन क्या है। हम लोग केमिकल पदार्थ छोड़ते हैं। केमिकल का मतलब होता है रसायन, रासायनिक पदार्थ, है ना। रासायनिक पदार्थों का आपस में अभिक्रिया होगा, और उस रासायनिक पदार्थों के आपस में अभिक्रिया के बाद एक नया उत्पाद बनता है। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ की जो संरचना है और उसका गुणधर्म है या संगठन है, अगर उसको देखें तो वो रासायनिक उसका गुणधर्म का अध्ययन हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो रासायनिक संगठन जो होता है, रासायनिक संगठन रासायनिक पदार्थों के संयोग से एक संगठन बनता है, जिसे रासायनिक संगठन कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, रासायनिक पदार्थों का आपस में किसी रासायनिक पदार्थों का आपस में जुड़ करके या टूट करके नए पदार्थ बनाना, किसी नए पदार्थ को बनाना रासायनिक अभिक्रिया का। और रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस तरह से, जैसे कि मान लिया जाए कि कहीं कोई युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध में, किसी युद्ध में अगर कोई युद्ध होता है, तो इसमें दो पक्ष भाग लेते हैं, कम से कम दो पक्ष भाग लेते हैं, है ना। तो युद्ध में जो भाग लेता, जो युद्ध में भाग लेने जाता है, अर्थात भाग लेने जाने का मतलब जो आक्रमण करने जाता है, उसे आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी बोलते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक बोलते हैं। अभिकर्मक जो होते हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक जहां आक्रमण करता है उसे आधार बोलते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक जहां आक्रमण करता है उसे आधार बोलते हैं। और इन आक्रमणकारी अभिकर्मक का आधार पर आक्रमण के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है,
और इसी नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। कोई भी आक्रमणकारी अपकर्मक जब आधार पर आक्रमण करता है तो आक्रमण के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे ये आक्रमणकारी अभिकर्मक, जैसे एक रासायनिक अपक्रिया देखते हैं। आक्रमण ऐसा नहीं है कि तीरों तलवार से हमेशा ही आक्रमण किया जा सकता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक आधार पर आक्रमण करता है तो नया पदार्थ बनता है। तो नए पदार्थ का आक्रमणकारी अभिकर्मक जब आक्रमण करेगा तो युद्ध का मतलब ये नहीं, यहाँ पर हमारे कहने का पूरा मतलब है कि युद्ध में हमेशा तीर और तलवार की जरूरत है। जैसे एक मशहूर गजल गायक अतीउल्लाह खान साहब कहते हैं, तीरो तलवार तुम मत उठाओ, तीरो तलवार तुम मत उठाओ, क्यों ये करते हो बेकार जहमत, क्यों ये करते हो बेकार जहमत, जानते हैं तुम्हारी कलाई, जानते हैं तुम्हारी कलाई, बोझ उठाने के काबिल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप तीरों तलवार से ही किसी युद्ध का अर्थ ये है कि तीरों तलवार की जरूरत है। यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया में जैसे हम लोग तीरों तलवार, जैसे हम लोग जब सांस श्वसन करते हैं तो श्वसन भी एक रासायनिक अपक्रिया है, तो उसमें तीर और तलवार ही नहीं चलते। और कहीं लोहे पर जब जंग लगता है तो भी एक रासायनिक अपक्रिया है। हम लोग जब दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, वो भी एक रासायनिक अपक्रिया है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, किसी पदार्थों में दूध से दही, एक दूध से दही जैसे बन रहा है तो एक नया पदार्थ बन जा रहा है ना। उसी तरह से हम लोग किसी भी पदार्थ को हम लोग मिलाएं आपस में, या कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जब आपस में क्रिया करता है या स्वयं वो पदार्थ नए पदार्थ में बदलता है टूट करके, उसे रासायनिक अपक्रिया करते हैं। और रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं उनको हम लोग एक प्रतीक बनाते हैं। तो उसे देखा जाए तो रासायनिक अपक्रिया के दो रूप होते हैं। एक बनता है इसका शब्द समीकरण। रासायनिक अपक्रिया दो तरह से होते हैं, एक बनता है शब्द समीकरण और एक बनता है प्रतीक समीकरण। देखिए शब्द समीकरण क्या है। शब्द समीकरण जैसे हम लोग क्या करें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो जिंक को ले जा करके हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल, एक एग्जांपल छोटा एग्जांपल लेते हैं। जब देखा जाए जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर ये बनाता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बन जाता है। और प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। तो इसका एक प्रतीक समीकरण बनाया गया। जिंक जो है, जिंक को Zn से, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से, और इससे बना जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन से H2। हाइड्रोजन जो है उसका प्रतीक हाइड्रोजन का लेकर के H2। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग क्या करते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया सामान्य रूप से देखें, कोई जब रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो उसके रासायनिक अपक्रिया का रंग बदल जाता है, अवस्था बदल सकती है, और रासायनिक अपक्रिया से बने नए पदार्थ का रंग भी दूसरा हो सकता है, अवस्था दूसरा हो सकता है, उसका तापमान जो है वो दूसरा हो सकता है। और अपक्रिया के बाद हम देख सकते हैं कि उत्सर्जन, गैसीय उत्सर्जन भी हो सकता है। जैसे H2 गैस के रूप में निकल रहा है तो गैसीय उत्सर्जन भी हो सकता है। और अगर देखा जाए तो हमने कहा कि रासायनिक अपक्रिया में युद्ध
जब होता है तो आक्रमणकारी अभिकर्मक, तो देखिए युद्ध में जो भाग लेता है अर्थात अपक्रिया में जो भाग लेता है, अपक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकर्मक कहते हैं, उसे अभिकर्मक कहते हैं। और अपक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है, अपक्रिया में बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अपक्रिया में बना पदार्थ उत्पाद कहलाता है। तो यहां पर हम देखें वो जो अपक्रिया है, उस अपक्रिया को हम लोग शब्द समीकरण, जैसे एक शब्द समीकरण है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन में टूट रहा है, तो इसका एक प्रतीक समीकरण बनाया गया, जिंक प्लस H2SO4, दिस गिव्स ZnSO4 प्लस H2, और रंग, अवस्था, तापमान, गैसीय उत्सर्जक। देखिए कभी भी कोई जो रासायनिक अपक्रिया होती है, वो रासायनिक अपक्रिया में जो नए पदार्थ होते हैं, बनते हैं, उन नए पदार्थों के बनने में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे जो अपक्रिया के अभिकारक हैं, हो सकता है वो वैद्युत संयोजक यौगिक हो सकता है वो सहसंयोजक यौगिक हो, और हो सकता है कि वो उप सहसंयोजक यौगिक हो, है ना। तो कुछ ऐसे वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं वो अपने आयनों में टूटते हैं, और सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, उनके अणु आपस में टूट करके अलग अलग जाते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक में भी ऐसा ही कुछ होता है, उससे आयन भी टूट सकते हैं, और उनके और भी जो नए पदार्थ हैं, जो नए पार्ट्स होते हैं, वो भी टूटते हैं अलग अलग रूप में। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई, हमें समझना है कि कोई भी जो रासायनिक अपक्रिया है, उस रासायनिक अपक्रिया का उत्पाद कभी कभी हम लोगों को समझना होगा। देखिए अपक्रिया का जो उत्पाद होता है, वो अपक्रिया का उत्पाद, बनने वाला उत्पाद आयनिक अवस्था का है। जैसे आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें वैद्युत संयोजक बन पाया जाता है। आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें वैद्युत संयोजक बन पाया जाता है। जैसे हम लोग देखें तो परमाणुओं का अपना अपना, जितने भी परमाणु हैं वो अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं या इलेक्ट्रॉनों को देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को लेकर अथवा देकर वो अक्रिय गैस की तत्व की संरचना प्राप्त करते हैं, जिससे उन पर आवेश चढ़ता है, या तो वो धनावेशित हो जाते हैं या तो ऋणावेशित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, हम हाइड्रोजन को ले लें, H प्लस, Na प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, है ना, ये सब आयन है, इसी इन्हें धनायन बोलते हैं। और ये होता है ऋणायन। ऋणायन जैसे Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, NO3 माइनस, है ना, S2 माइनस, SO3 माइनस, SO4 माइनस, इसी तरह से अन्य ऋणायन। ये क्या है? आयन है। आयनों का आपस में जब संयोग होगा, जैसे ये हाइड्रोजन का या सोडियम का ले लें एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लें हम सोडियम है Na प्लस, और इसको हम लोग किसी के साथ मिला, जैसे SO3 है ना, इसके साथ मिलाएंगे तो इसे बोलते हैं सोडियम आयन। ये सोडियम आयन है, और ये सल्फाइड आयन है, इसे सल्फाइड और इसे सल्फेट बोलते हैं, और ये सल्फाइड है। तो यहां से Na प्लस और SO3
Na प्लस का एक यहाँ SO3 2 माइनस का 2 यहाँ अगर करें और आपस में गुणा कराने पर तो ये बनता है Na2SO3 और इसका नाम पहले से क्या है सोडियम और SO3 को बोलते हैं सल्फाइड, ये बन जाता सोडियम सल्फाइड। हम ये कोई अभिक्रिया नहीं सिखा रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। ये आयनिक यौगिक इस तरह से बनते हैं और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जैसे आगे समझें, जैसे मान लीजिए CH4 मीथेन, कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से और हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम लुई बिंदु सूत्र कहते हैं, इस लुई बिंदु सूत्र में देखा जाए तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा और साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु में गिना जाएगा। तो दोनों परमाणु में अगर गिना जाएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण एकल बंध बन जाएगा। अर्थात ये जो साझेदारी जब होती है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, वहां पर सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो कोई भी जो रासायनिक पदार्थ होगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें सहसंयोजक बंध है कि वैद्युत संयोजक बंध है ना, और या तो धात्विक बंध भी होता है ना, जिसे धात्विक बंध जो होते हैं जैसे धातुओं में धात्विक बंध पाए जाते हैं, ठीक है। हो सकता है उसमें हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन बंध भी पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है रासायनिक पदार्थों में कि किस प्रकार के बंध पाए जा रहे हैं उत्पाद के बनने में। लेकिन हम लोग इतना डिटेल नहीं, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जब भी जो भी रासायनिक अपक्रिया होगा, रासायनिक अपक्रियाओं में जो आपस में भाग लेगा, है ना, जो आपस में भाग लेगा वो अभिकारक होगा और जो नया पदार्थ बनेगा वो उत्पाद होगा। लेकिन अभिकारक और उत्पाद के बनने में के लिए रासायनिक अपक्रियाएं जब भी कभी अभिकारक से उत्पाद बनाती हैं तो रासायनिक अपक्रियाओं का एक मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं उन रासायनिक अपक्रियाओं में हो सकता है कि जो अभिकारक या उत्पाद जो होते हैं, अभिकारक या उत्पाद, ये दोनों अभिकारक या उत्पाद की अवस्थाएं होती हैं। गैसियस अवस्था हो सकता है, ठोस अवस्था हो सकता है, द्रव अवस्था हो सकता है। अगर इसमें देखें तो गैसियस को G, ठोस को S, द्रव को L से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात किसी रासायनिक अपक्रिया को लिखते समय हमें आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उसकी प्रावस्था भी लिखेंगे, गैसियस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है। और किसी अपक्रिया को अगर देखेंगे तो अपक्रिया को होते समय, अपक्रिया जब होगी तो अपक्रिया के होते समय हो सकता है उसका एक कंडीशन हो जिसमें से उत्प्रेरक भी हो सकता है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है ना, ताप, दाब या उत्प्रेरक जो अपक्रिया को अभिकारक से उत्पाद में बदलने में मदद करेंगे, वो उत्प्रेरक, ताप और दाब, है ना, ताप, दाब और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ये सब होंगे जो अपक्रिया से अभिकारक से उत्पाद बनने में ये मदद करें। एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में देखा जाए कि हमें देखना है कि किस तरह से हम अपक्रिया को संतुलित करें। हीट एंड ट्रायल मेथड जो है वो आधारित है द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अपक्रिया से पहले या अपक्रिया के बाद संपूर्ण द्रव्यमान स्थिर और निश्चित होता है। अपक्रिया से पहले अभिकारकों का या बनने वाले उत्पादों का अगर द्रव्यमान देखें तो स्थिर और निश्चित होना चाहिए। और इसका अर्थ ये हुआ कि अब अपक्रिया में जो अभिकारक अणु भाग लेंगे उनकी संख्या और बनने वाले उत्पादक में अणुओं की संख्या समान रखना। हीट एंड ट्रायल मेथड का पहला है कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण
नियम का पालन करता है। छठ नियम ये कहता है कि अभिक्रिया का अभिकारक का जो जितना द्रव्यमान है, अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान है वो अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड यही कहता है अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान है और अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान है वो बराबर होगा। द्रव्यमान का मतलब सभी परमाणुओं की संख्या लगभग क्या होगी, समान होगी। हम लोग परमाणु की संख्या कम या अधिक नहीं करेंगे। तो संतुलित करते समय यही चीज देखना, जिसके लिए हम लोग स्टेप पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करें ताकि संतुलित अभिक्रिया हमें प्राप्त हो जाए। तो इसी स्टेप को प्रत्येक चरण में एक एक अलग अलग चरण में संतुलित करना ही हीट एंड ट्रायल मेथड करता है। किसी हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, किसी रासायनिक अपक्रिया को विभिन्न चरणों के द्वारा एक संतुलित रासायनिक अपक्रिया प्राप्त करना ही हीट एंड ट्रायल मेथड है, अर्थात चरणबद्ध संतुलित करना है। देखिए हम लोग चरणबद्ध संतुलित कैसे करेंगे, एक एग्जांपल है। अब हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसको संतुलित कैसे करें। एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है Fi प्लस H2O, दिस गिव्स Fi3O4 प्लस H2, Fi3O4 प्लस H2, इसको हमें संतुलित करना। तो सबसे पहला इसी को बोलते हैं स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में हम लोग रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट जो होता है उसमें हम लोग सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ एक चीज सोचने वाली बात है, Fi3O4 जो है दरअसल Fi की जो यहाँ एक ये ऐसा यौगिक है जिसमें Fi परिवर्ती संयोजकता का Fi2 प्लस भी है और इसमें Fi3 प्लस भी है। Fi2 प्लस का मतलब यहाँ FiO भी है और साथ साथ इसमें Fi2O3 भी है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है Fi3O4, एक सामान्य रूप से हो जाता है Fi3O4। स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड ये कह रहा है कि सबसे पहले आप एक जगह तत्व लिखें, तत्वों के बाद यहाँ परमाणुओं की संख्या ले लीजिए। कौन सी परमाणुओं की संख्या, अभिकारक, यहाँ लेंगे अभिकारक परमाणुओं की संख्या, और दूसरा जो भाग हम लोग बनाएंगे उत्पाद परमाणुओं की संख्या, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। ये एक कॉलम बनाएंगे और साथ साथ हम इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तत्व है, यहाँ Fi है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये तीन तत्व इस यौगिक में है। तो यहाँ Fi की संख्या अगर देखा जाए तो यहाँ 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। और यहाँ उत्पाद जब बना Fi की संख्या 3 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब चरण थर्ड ये कहता है कि स्टेप थर्ड में जाइए, और स्टेप थर्ड के अनुसार अब हम रिएक्शन को लिखेंगे Fi प्लस H2O और प्लस दिस गिव्स, ये देता है Fi3O4 प्लस H2। तो इसमें सबसे अधिक, स्टेप थर्ड ये कह रहा है जो सबसे अधिक परमाणु है उसको पहले बैलेंस करें। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 H2O लिख देंगे, 4 ऑक्सीजन है, 4 H2O से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। स्टेप ज्यों ही ऑक्सीजन बैलेंस होगा तो इधर ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाएगा तो आप इसके बाद आप अगला काम ये करेंगे कि इसके बैलेंस करने से अगर कोई परमाणु, कोई दूसरा भी परमाणु अगर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कर लेंगे। स्टेप 4 में तो 4H2O दिस गिव्स Fi3O4 प्लस, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हुआ लेकिन हाइड्रोजन 8 हुआ तो 4 H2 लिख देंगे। और Fi3O4 में Fi यहाँ 3 है तो यहाँ 3 Fi ले लेंगे। अब ये जो समीकरण होगा ये संतुलित समीकरण मिल जाएगा। इस संतुलित समीकरण में अगला काम क्या करेंगे, इसकी एक प्रावस्था होगी। स्टेप 5 में आगे बढ़ेंगे और भी स्टेप जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। 5वीं अवस्था में इसकी प्रावस्था देखेंगे। इसकी क्या है प्रावस्था, अगर कोई ठोस होगा
कोई पदार्थ ठोस होगा तो उसका प्रावस्था S लिखेंगे, द्रव होगा तो उसकी प्रावस्था L लिखेंगे, अगर वो जलीय होगा तो उसकी प्रावस्था एक्वस लिखेंगे, अगर वो गैस होगा उसकी प्रावस्था हम लोग G लिखेंगे। और यहाँ Fi देखा जाए तो लोहे का एक चूड़ होता है जिसकी अपक्रिया हम लोग भाप या गैसियस स्टेज पानी की गैसियस अवस्था से कराते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है और ये गैसियस स्टेट में अलग हो जाता है ना। तो यहां पर हम लोगों को स्टेप 5 के बाद 6 यूज करेंगे प्रावस्था लिखने के बाद। प्रावस्था में हम लोगों को समीकरण में Fi सॉलिड प्लस 4H2O गैसियस स्टेट Fi3O4 सॉलिड प्लस 4H2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर मानक परिस्थितियां में अगर कोई रिएक्शन हुआ है, मानक परिस्थितियां जैसे मान लिया जाए हो सकता है कि यहाँ पर एक मानक परिस्थिति ताप की हो सकती है, दाब की हो सकती है, ताप दाब या उत्प्रेरक की परिस्थिति हो सकती है इत्यादि परिस्थितियों को हम लोग इसके तीर के उत्प्रेरक के ऊपर लिख करके हम परिस्थितियों को दर्शाएंगे तो इस प्रकार से हमें संतुलित रासायनिक समीकरण मिल जाएगा। अब लोग अगली अपक्रिया पढ़ेंगे, वो अपक्रिया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। पहला अपक्रिया हम लोगों को सीखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और रिएक्शन को बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया क्या कि जब दो अभिकारक A और B जब से देखा है जलवा तुम्हारा, हो जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। लाख देखे यहाँ हुस्न वाले, लाख देखे यहाँ हुस्न वाले, कोई आलम में तुझसा नहीं है। लाख देखे यहाँ हुस्न वाले, कोई आलम में तुझसा नहीं है। ए बी से कहता है कि यहाँ पर मैंने बहुत हुस्न वालों को देखा लेकिन आलम में आपके जैसा कोई नहीं है। इसका मतलब ए और बी आपस में संयोजन, जब इसकी तारीफ होती है, जब एक प्रेमी एक प्रेमिका की तारीफ करता है तो तारीफ से, है ना, तारीफ से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से जुड़ते हैं जिसे हम लोग संयोजन कहते हैं। और उनके जुड़ने के बाद एक उत्पाद बनता है ना, उनके जुड़ने के बाद एक उत्पाद बनता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, अब ये प्रेमी प्रेमिका का समय ही दूसरा है, दो से अधिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि एक प्रेमी का एक प्रेमिका हो और एक प्रेमिका का एक ही प्रेमी हो। समय बदल गया, कई सारी प्रेम, जितने भी प्रेमी उनकी कई प्रेमिकाएं हैं और एक प्रेमिका के कई प्रेमी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक पहले अपक्रिया थी जब दो, संयोजन अपक्रिया पहले के जमाने में था कि जब दो अभिकारक आपस में जुड़ करके उत्पाद बनाए। लेकिन आज के समय को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जब अभिकारक, है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके उत्पाद बनाए तो यहाँ जो अपक्रिया बनेगी वो संयोजन अपक्रिया हो। तो संयोजन अपक्रिया जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग कार्बन को देखें, कार्बन ऑक्सीजन से मिल करके CO2 देता है। कार्बन, जैसे हम लोग कोयले को जलाएं, अगर कोयला कोक जिसे कहते हैं, जब हम लोग कोक को जलाते हैं, कोक सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन से जलाया जाता है तो ये उत्पाद गैसियस स्टेट में देता है। उसी तरह से जब हम लोग हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग करते हैं तो ये देते हैं जल H2O। ये इस अवस्था देखें,
तो हाइड्रोजन की अवस्था हम लोग देख सकते हैं कि गैसियस स्टेट है, और ऑक्सीजन की भी अवस्था गैसियस स्टेट है, और इसके उत्पाद जो है, जो H2O बना वो लिक्विड स्टेट का है ना। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड है, अगर इसमें H2O डाला जाए कैल्शियम ऑक्साइड में, तो ये जो कली चूना, इसी को कली चूना भी कहते हैं, जो कली चूना है इसमें पानी डालने से ये बुझा हुआ चूना CaOH का वोल्टॉइस बना देता है। ये एक्वस फॉर्म में होता है, जली फॉर्म में होता है ना, एक फॉर्म होता है एक्वस फॉर्म, CaOH का वोल्टॉइस, इसे बुझा चूना बोलते हैं। और यही जो बुझा चूना है CaOH का वोल्टॉइस, इसी से हम लोग क्या करते हैं कि जब कली चूना को ला करके उसमें पानी डालते हैं तो ये बुझा चूना बनता है और दीवालों पर पुताई कर देते हैं। दीवालों पर पुताई करने के बाद जो वायुमंडल में उपस्थित CO2 है, वायुमंडल में CO2 है, उसमें CaOH, इसका नमी जो है पुनः जो CaOH का वोल्टॉइस है, इसका एक नमी, धीरे धीरे नमी उड़ती है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है माफ कीजिएगा, यहाँ H2O नमी के रूप में बाहर हो जाता है, और ये CO2 से जुड़ करके CaCO3 बना देता है, और CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसी कारण जो दीवार होती है वो चमकने लगती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, H2O नमी के रूप में बाहर हो जाता है, जिसके कारण कुछ समय बाद दीवार चमकने लगती है। और कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का भी सूत्र है। संगमरमर का अगर सूत्र पूछा जाए उसका भी सूत्र होता है, ये नहीं करें वही कैल्शियम कार्बोनेट आप दीवालों पुताई कर देंगे तो संगमरमर हो गया, नहीं, संगमरमर का भी सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है, अर्थात रासायनिक संगठन कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन। हम लोग अगला पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का रिएक्शन को बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। इसको हम लोग देखें कि वियोजन अपक्रिया क्या है। वियोजन अपक्रिया, देखिए वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, जब वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। कोई भी अगर अभिकारक जो होगा वो एक से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा, है ना। जब कोई भी अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा तो उसको बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया जब भी कभी होती है तो उसके लिए 3 कंडीशन है वियोजन अपक्रिया। हम लोग उसका वैद्युत वियोजन भी देख सकते हैं, वैद्युत वियोजन भी, अभिक्रियाओं का वैद्युत वियोजन भी कर सकते हैं, उस तापीय वियोजन भी कर सकते हैं, या उष्मीय वियोजन भी बोलते हैं इसको, तापीय वियोजन। और यहां पर जो है एक है प्रकाश वियोजन। अब हम लोग देखते हैं कि तापीय वियोजन, प्रकाश वियोजन किस प्रकार से ये होता है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिक वियोजन, एक होता है तापीय वियोजन, और एक होता है प्रकाश वियोजन। तो वियोजन क्या कहता है कि जब भी कोई अभिकारक टूट जाता है, वही कहते हैं ना, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। तो दिल टूटने का मतलब यहाँ पर उस दिल से नहीं है जिसमें वहां रासायनिक अपक्रियाएं नहीं होती। यहाँ पर क्या है, कुछ पदार्थ हैं, वो पदार्थ टूट जा रहे हैं, है ना। तो पदार्थ कैसे टूटते हैं, देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक वियोजन में देखें कि अगर हम लोग वैद्युत वियोजन करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक हम लोग पात्र ले लें और इस, है ना, टू को लेकर के इसमें 2 प्लेटें कैथोड और एनोड की डुबा देते हैं, ठीक। वैद्युत वियोजन में हम लोग क्या करें, इस जल का एक पात्र ले लें और कैथोड और एनोड की 2 प्लेटें लगा दें। कैथोड और एनोड की 2 प्लेटें लगा दें, ठीक। अगर इसको हम लोग किसी स्रोत से जोड़ दें, तो इसको ले जा करके किसी हम लोग इलेक्ट्रिक, जहां से हम लोग विद्युत स्रोत जैसे से जोड़ दें और इसमें धारा बहने लगे, हम लोग धारा जब बहेगी तो होगा क्या कि यहां से जो प्लेटें, जैसे ग्रेफाइट की छड़ लीजिए और उसमें डुबो दीजिए,
जो H2O है ये आयनिक अवस्था में अगर गया है ना, इसमें अगर ये आयनित हुआ तो ये होता है H प्लस और OH माइनस आयनित हो जाता है ना। तो आयनों में टूट रहा है H प्लस और OH माइनस, लेकिन कभी भी H2O जो होता है वो अपने आयनों में जब टूटता है H2O तो उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, अर्थात वैद्युत अपघट्ट, अर्थात ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ को आयनित कर दे उन्हें वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं, अर्थात आयनों में तोड़ देते हैं उन्हें वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। तो जल को तोड़ने के लिए हमें एक वैद्युत अपघट्ट डालना होगा जिससे ये जल अपने आयनों में टूट जाए। और जब यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये जो लिक्विड स्टेट है H2O का ये टूट जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा का जब हम लोग प्रवाह करते हैं तो यहाँ पर जो H2O है वो टूट जाता है, H2 गैस और O2 गैस है ना। आयनित तो होता है H प्लस और OH माइनस, दरअसल OH माइनस पुनः वो टूट जाता है। H प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, इसको यहाँ पर मिलेगा, और OH माइनस यहाँ आता है। तो H प्लस जो है दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके H2 में बदल जाता है। वहीं पर OH माइनस दो OH माइनस पुनः टूट जाता है ये दो OH माइनस में H2O प्लस O2 में, H2O प्लस O2, 4 OH माइनस ले लेते हैं, 4 OH माइनस जो होता है H2O प्लस O2 में टूट जाता है, 2H2O प्लस O2 में। तो यहां से ऑक्सीजन भी निकला और हाइड्रोजन भी। तो हमें समझ में आया कि देखिए कैथोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और एनोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। कैथोड जो होता है वो बैटरी के धन सिरे से जोड़ा था। अगर इस प्लेट में एक ग्रेफाइट छड़ को कैथोड लें और एक को एनोड माने तो जो कैथोड होता है बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ता है और एनोड को बैटरी के धन सिरे से। इस प्रकार जो होगा हमको एक वैद्युत वियोजन दिखाई देगा, अर्थात वो अपक्रिया जिसमें विद्युत के प्रवाह से कोई भी अभिकारक अलग जो अभिकारक है वो एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे वैद्युत वियोजन बोलते हैं। तापीय वियोजन क्या होता है, जब किसी पदार्थ को हम लोग ताप दे, है ना, ताप दे करके उसे तोड़ते हैं। जैसे तापीय वियोजन क्या होता है, देखिए तापीय वियोजन में एक चीज देख लें, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म कर देंगे या उष्मा दे देंगे, इसको उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं, तो ये पुनः CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, अर्थात इसका भी वियोजन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड स्टेट है और इसका जो अवस्था है वो गैसियस स्टेट है, ठीक है। इस सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, अर्थात CO2 गैस के रूप में क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अब हमें समझना प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन में जैसे Hnu जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो Hnu होती है ना, और प्रकाश ऊर्जा Hnu की उपस्थिति में जो जैसे मान ली प्रकाश ऊर्जा है और इसकी उपस्थिति में जो सिल्वर है, जैसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब के सब Hnu लाइट की उपस्थिति में ये टूट जाता है। Ag प्लस Br2 ये टूट जाता है Ag प्लस Cl2, है ना। Hnu ऊर्जा की उपस्थिति में ये टूट जाते हैं AgCl Ag प्लस Cl2 में, तो इसको दो अणु ले लेते हैं तो ये बनता है 2Ag 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 प्लस Cl2 और यहाँ बनता है 2Ag प्लस Br2, अर्थात ये क्या है, प्रकाशीय वियोजन, ठीक ना। तो ये जो अपक्रिया हुई कि प्रकाशीय वियोजन, मतलब टोटल अपक्रिया में हम लोग पढ़ रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अर्थात वियोजन अपक्रिया क्या है। तो वियोजन अपक्रिया में जब कोई एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया का कंडीशन हो सकता है, ये वैद्युत वियोजन हो सकता है, तापीय वियोजन हो सकता है, प्रकाशिकी वियोजन हो सकता है। तापीय वियोजन का एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि जब जल का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर इससे कैथोड और एनोड पर क्रमशः H2 और O2 गैसेस मुक्त हो जाती हैं वियोजित होकर के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत वियोजन। तापीय वियोजन क्या होता है, तापीय वियोजन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको आप गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, इसे
हम लोग तापीय वियोजन करते हैं। उसी तरह से प्रकाश वियोजन में क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो यही जो Ag होता है 2Ag, ये 2Ag और Cl2 2Ag या Br2 में टूट जाता है। पहले के समय में यही जो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड है इसे श्याम श्वेत जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में इसका उपयोग किया, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो अपक्रियाएं हैं, इन अपक्रियाओं में हमें देखा जाए तो हमें उष्मा की आवश्यकता है। ये प्रकाश भी एक तरह से उष्मा का स्रोत है, ताप से हमें उष्मा, और वैद्युत जो है उष्मा, ये अर्थात हीटिंग इफेक्ट यहाँ होता है। तो इसलिए इसको उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, अर्थात जिन अपक्रियाओं को, इन टोटल अपक्रियाओं को हम लोग उष्मा शोषी अपक्रिया कह सकते हैं। उष्मा शोषी अपक्रिया, उष्मा शोषी अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें उष्मा को दे करके अभिकारक को क्या किया जाता है, उनके उत्पाद में बदला जाता है। अर्थात ऐसी अपक्रियाएं जो उष्मा को ग्रहण करती हैं उसमें उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं। हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। हम लोगों को समझना है विस्थापन अपक्रिया। तो देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। विस्थापन अपक्रिया में जो अभिकारक होता है, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक AB है और इसकी पाया जाए तो यहाँ से A जो है CB को विस्थापित करके AC प्लस B बना दे, तो इस तरह से इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। अर्थात इसमें केवल विस्थापन अपक्रिया, एक होता है दिक् विस्थापन अपक्रिया जिसमें से होता है आपस में विस्थापित करते हैं। ये केवल एक ही विस्थापित हो रहा है, इसमें एक पदार्थ या परमाणु या आयन विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसको विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अपक्रिया जैसे हम एक सामान्य रूप से एक अपक्रिया लेते रख सकते हैं, जैसे जिंक और H2SO4 को जो था, इस अपक्रिया को देखेंगे तो ये एक विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि जिंक अधिक सक्रिय होने के नाते H2 को विस्थापित कर देगा और एक उत्पाद बनाता है ZnSO4 और प्लस H2, एक उत्पाद बना देता है ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें देखिए H2 से SO4 क्या कहता है, H2 से SO4 कहता है आए हो आके जाने लगे हो, ये भी क्या दिल लगी है। आए हो आके जाने लगे हो, ये भी क्या दिल लगी है। तेरी नजरें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं है। मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, अब यहाँ पर विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब इसको कोई और पसंद आ गया, तो ये जिंक के, इसको जो है जिंक को जो है H2SO4 कह रहा, तो जिंक SO4 को जो है जिंक पसंद आ गया। SO4 जिंक के पास चला गया क्योंकि उसको देखा कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि इससे भी ज्यादा जिसके साथ हम रह रहे हैं, इसे समान रूप में कहीं कहीं ऐसी घटनाएं घटती हैं कि एक जो पति पत्नी आपस में रहती है तो पत्नी को दूसरा कोई पसंद आता तो भाग जाती है। तो सेम तरह से इस तरह से हम समझ सकते हैं विस्थापन अपक्रिया है। ये समझने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम समाज को ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि कोई किसी के साथ भाग जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं कि समाज में कि उसको कोई और पसंद आ जाए, तो एक तरह से वो जब कभी कोई भाग जाए तो ये मत कहिए भाग गया, कुछ नहीं, सीधा कहिए कि विस्थापन हो गया, है ना। तो यहां से जिंक और H2SO4 से SO4 के साथ क्यों हो जाता है, दरअसल ये रासायनिक रूप से
अगर देखा जाए तो जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन को उसके विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक, तो ये है विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया क्या है, जब किन्हीं दो अभिकारकों में, जब किन्हीं वो अपक्रिया जिसमें किन्हीं दो अभिकारकों के मध्य एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है। परमाणु ये SO4 परमाणुओं का समूह है को विस्थापित कर देता है। ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब होता क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि दो जो अभिकारक होंगे उन अभिकारक अणुओं का परमाणु या परमाणुओं का समूह एक दूसरे से विस्थापित होता है। जैसे एक कोई अब CD ये देगा AC या ऐसे कह सकते हैं AD प्लस BC, AD प्लस BC या CD का CB कह सकते हैं, AD प्लस C, है ना। अर्थात ये एक दूसरे से विस्थापित हो गए। जब परमाणु या परमाणु का समूह एक दूसरे से विस्थापित होता है तो उसे दिक विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 ये उत्पाद दे देता है। Na2SO4 और BaCl2 जो है एक उत्पाद देता है। इसमें से NaCl2 और BaSO4 एक दूसरे से विस्थापित कर देते हैं। अर्थात ये बना लेता है BaSO4 प्लस NaCl, क्योंकि दो अणु है तो 2NaCl, है ना। ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड के साथ जब अपक्रिया करता है तो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, एक दूसरे से विस्थापित करके उत्पाद बनाता है। तो यहाँ Na2SO4 और BaCl2 अभिकारक है और BaSO4 और 2NaCl क्या है, उत्पाद। अब हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बोलते हैं तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, या ऑक्सीकरण को दूसरी भाषा में उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन तथा अपचयन भी बोलते हैं, उपचयन तथा अपचयन। देखिए उपचयन या अपचयन क्या है। दरअसल अगर हम मान लीजिए कोई तत्व ले लें, कोई तत्व ले लें, यौगिक ले लें, परमाणु, आयन, कुछ भी ले लें। अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में दो बातें होती हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु जो पदार्थ ग्रहण करे, ऑक्सीजन परमाणु पदार्थ ग्रहण करे और अगर ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वो ऑक्सीकरण होता है, और अगर ऑक्सीजन का त्याग करता है तो वो अपचयन होता है ना। जो पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उसे उस क्रिया को, वो जो है ये अपक्रिया क्या है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसको बोलते हैं। अगर इसको त्याग दिया तो इसको बोलते हैं अपचयन। ऑक्सीजन त्याग दिया, ऑक्सीजन निकालता है, उसे बोलते हैं अपचयन। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। यहां पर अगर इसी के जस्ट विपरीत हाइड्रोजन पर देखें, जो पदार्थ हाइड्रोजन को त्यागता है, हाइड्रोजन को त्यागता है उसका H2 का मतलब हाइड्रोजन को जो त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो त्याग वह क्रिया ऑक्सीकरण होती है। हाइड्रोजन को त्यागना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ द्वारा ये होता है उसे अपचायक बोलते हैं। और जिस पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का ग्रहण होता है, जो पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है, और ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं।
ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बन है ना, कार्बन के साथ जब हमने O2 मिलाया था तो बना था CO2। तो ये जो अपक्रिया है ऑक्सीकरण, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। उसी तरह से हम लोग कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन मिला दें, है ना, तो यहां से बन जाता है 2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड 2CaO। ये भी क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, है ना। अगर मान लिया जाए हम लोग क्या करें, अगर मान लीजिए CuO हो और इसके साथ H2 की अपक्रिया देखें तो ये देता है Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, Cu जो है ऑक्सीजन का त्याग कर दिया और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर दिया। तो हाइड्रोजन से H2O तक ऑक्सीकरण हो रहा है और CuO से Cu जो हो रहा है वो अपचयन। ऑक्सीजन को त्यागना अपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण। और यह अपक्रिया जिस अगर दोनों साथ हो, दोनों को साथ हो, अर्थात अगर अपक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो रेड प्लस ऑक्स दोनों को मिला करके बनता है रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो दोनों को मिलाकर बनता है रेडॉक्स, है ना। तो अर्थात वो अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो जब कभी ऑक्सीकरण होता है तो उसका एक इफेक्ट होता है जिसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीकरण का प्रभाव। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण का प्रभाव क्या है। देखिए, जब कभी ऑक्सीकरण होता है तो उसके कुछ प्रभाव, जैसे कोरोजन होना, रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ और उस पदार्थ हो और उस पदार्थ का क्षय हो, अर्थात विघटन हो, तो उसे बोलते हैं संक्षारण। जैसे देखा जाए तो हमारे दांतों का संक्षारण होता है, ऐसा भी कह सकते हैं संक्षारण होता है। लोहे पर एक जंग लगना संक्षारण का एक सिंपल एग्जांपल है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहा धीरे 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 संक्षारित होता है। संक्षारित का मतलब ये है कि वो वायुमंडल में उपस्थित नमी से क्रिया करके जो जंग के रूप में बदल जाता है। और लोहा जब जंग के रूप में बदलता है तो उसी को बोलते हैं संक्षारण। लेकिन अगर संक्षारण से अगर बचना है तो उसका एक प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन। प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन क्या कहता है कि किसी वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर ऑयल लगा दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए या पेंटिंग कर दीजिए, है ना। इस तरह से संक्षारण क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचा जा सकता है। कोई भी जो पदार्थ होगा उसका संक्षारण नहीं होगा। एक होता है रेंसिडिटी, ये भी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधिता। जैसे हम लोग कोई पदार्थ ऐसा रखें और जब समय बीतता है तो समय के बीतने के बाद उससे कुछ विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, अर्थात ये कहते हैं कि सड़ रहा या कहते हैं खराब हो रहा। सड़ना या खराब होना ही, खराब होने के बाद जो वायुमंडल में वो पदार्थ होता है उससे कुछ दुर्गंध आती है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता विशेष प्रकार की। ऐसा ज्यादा से ज्यादा वसी पदार्थ जितने होते हैं उस वसी पदार्थों में ऐसा देख सकते हैं कि विकृत गंधिता उसमें होती है। तो ये जो चैप्टर था उसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। आपने सारी चीजों को देखा कि किस तरह से ये रासायनिक अपक्रिया और उसके समीकरण क्या हैं आपने सीखा, और उसमें कुछ ऐसे भाग थे जिसको मैंने सिखाया। और हम चाहते हैं इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको विज्ञान से जुड़े हुए अधिक से अधिक फैक्टों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको चाहूंगा कि ये सरल से सरल या आसान भाषा में ये आपको समझ में आए। धन्यवाद।